तो अब हम देखेंगे मशीन लर्निंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ए और मशीन लर्निंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, द न्यूरल नेटवर्क मॉडल। तो बेसिकली न्यूरल नेटवर्क मॉडल क्या है? मशीन लर्निंग को इम्प्लीमेंट करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। आप फॉर एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हो न्यूरल नेटवर्क यूज कर सकते हो आप, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क आप यूज कर सकते हो। आप फॉर एग्जाम्पल सपोर्ट वेक्टर मशीन यूज कर सकते हो। ऐसे बहुत अलग अलग टेक्निक्स है मशीन लर्निंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए। उनमें से बहुत ही पावरफुल और बहुत ही लेटेस्ट टेक्निक जो आज हम लोग देख रहे हैं वो है न्यूरल नेटवर्क मॉडल। तो न्यूरल नेटवर्क मॉडल बेसिकली क्या है कि इंसान के सोचने के तरीके को, ठीक है, ह्यूमन इंटेलिजेंस को, इंसान जिस तरीके से सोचता है, ह्यूमन थॉट प्रोसेस को कॉपी करने की कोशिश करता है। ठीक है, कैसे करता है ये देखिए। बेसिकली जो न्यूरल नेटवर्क मॉडल है उसकी दो खासियतें हैं। एक तो उसका पैरेलल स्ट्रक्चर, फर्स्ट इज द पैरेलल स्ट्रक्चर। दूसरा है उसका लर्निंग एबिलिटी। ठीक है, एक है उसका पैरेलल स्ट्रक्चर और दूसरा उसका लर्निंग एबिलिटी। कहने का क्या मतलब है? इंसान का, एक इंसान को अगर आप देखें, ठीक है, इंसान के दिमाग में जो भी डेटा जाता है, ये एक इंसान है मान लीजिए, इंसान के दिमाग में आप देखो जो भी डेटा जाता है ना वो पैरेलली जाता है। मतलब कहने का क्या मतलब है, जिस टाइम पे आप देख सकते हो, यू कैन सी, उसी टाइम पे आप सुन भी सकते हो, यू कैन हियर। उसी टाइम पे मान लो आपको दर्द हो रहा है तो आप वो पेन भी फील कर पाओगे। ठीक है, तो सारा जो डेटा जा रहा है आपके ब्रेन में पैरेलली जा रहा है। आप एक सामने एक फोटो भी देख सकते हो, उस टाइम पे आप गाना भी सुन सकते हो, उस टाइम पे आपके हाथ पे चींटी काट के चली जाएगी, वो दर्द भी होगा। ऐसा तो नहीं है कि आप पहले देखोगे, नंबर वन आप देखोगे, देखना खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप सुनोगे, हियर, उसके बाद ये देख सुनना खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप कुछ फील कर पाओगे, चाहे आपको पेन हो रहा है, दर्द, ऐसा तो नहीं है। जो भी होगा चीजें पैरेलली होंगी। सिंस इंसान के दिमाग में डेटा पैरेलली जाता है और इंसान का दिमाग डेटा को पैरेलली प्रोसेस करता है, न्यूरल नेटवर्क को भी हम उसी तरीके से पैरेलल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं उसका। यहाँ पे आप देखेंगे इनपुट्स जो हैं, दीज आर द इनपुट्स, INPUTS, इनपुट्स। इनपुट्स क्या है? एक्स वन एक इनपुट है, X2 एक इनपुट है, X3 एक इनपुट, ऐसा करते हैं XN इनपुट है। ये सारे जो इनपुट्स हैं हम न्यूरल नेटवर्क मॉडल को क्या करते हैं? पैरेलली फीड करते हैं। इन इनपुट्स को हम क्या कर रहे हैं देखिए, पैरेलली फीड कर रहे हैं, वी आर फीडिंग द इनपुट्स पैरेलली। इस वजह से क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क मॉडल बहुत फास्ट होता है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जो भी डेटा हम न्यूरल नेटवर्क मॉडल को देते हैं, जो भी डेटा हम न्यूरल नेटवर्क मॉडल को देते हैं, वो एक एक्सपीरियंस या वेट क्रिएट करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत। जो भी आप डेटा न्यूरल नेटवर्क मॉडल को दोगे वो एक वेट क्रिएट करेगा, WEIGHT, वेट। वेट का मतलब है यहाँ पे एक्सपीरियंस, अनुभव, तजुर्बा। ठीक है, वेट का मतलब कुछ भी नहीं है, इट इज नथिंग बट एक्सपीरियंस। हम्म, कहने का क्या मतलब है, X1 एक एक्सपीरियंस क्रिएट करेगा, वेट क्रिएट करेगा W1, X2 क्रिएट करेगा W2, X3 क्रिएट करेगा W3, XN क्रिएट करेगा WN। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली समथिंग लाइक दिस, कि इंसान के दिमाग को भी अगर आप देखें, इफ यू लुक एट द ह्यूमन ब्रेन, तो आप देखेंगे डेटा क्रिएट्स एक्सपीरियंसेस। जो भी इंसान के दिमाग में डेटा जाता है, जो भी चीजें जाती हैं, उससे एक एक्सपीरियंस, अनुभव या तजुर्बा क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप जो रेनी सीजन है, हाँ, बरसात का मौसम है, रेनी सीजन में आप ऐसे बाहर निकल जाओ, अभी बादल छाए हुए हैं, बारिश नहीं हो रही है, लेकिन आपने छाता नहीं लिया, आपने अम्ब्रेला नहीं लिया, तो आप क्या हो जाओगे? भीग जाओगे। तो आपको क्या पता चलेगा कि भैया रेनी सीजन है, कभी भी बारिश हो सकती है, अम्ब्रेला ले जाओ। तो आप एक दिन जाओगे रेनी सीजन में बाहर विदाउट अम्ब्रेला, हाँ, विदाउट, आप विदाउट अम्ब्रेला चले गए। हम्म। तो अगर आप रेनी सीजन में विदाउट अम्ब्रेला एक दिन चले जाओगे तो हो सकता है यू गेट वेट। अचानक बारिश होने लगी, यू गेट वेट। तो आप क्या करते हो? आप बोलते ठीक है भैया बारिश का मौसम है, कभी भी बारिश हो सकती है, क्या करो? कैरी दी अम्ब्रेला, कैरी अम्ब्रेला। अब कोई कोई इस चीज को एक बार में ही सीख जाएगा कि भाई बारिश कभी भी हो सकती है। कोई इंसान क्या करेगा, एक बार में नहीं सीखेगा, एक बार जाएगा भीगेगा, फर्स्ट टाइम जाके भीगेगा, मतलब कुछ नहीं होता। फिर दूसरी टाइम जाके सीख भीगेगा, सेकंड टाइम भीगेगा जाके, अरे मैं फिर भीग गया। तो हो सकता है भाई थर्ड टाइम जाके उसको अकल आए कि भैया ठीक है, नहीं भैया कैरी अम्ब्रेला।
हो सकता है कोई इंसान पहली बार में ही सीख जाए, कोई दूसरी बार में, कोई हो सकता है तीसरे बार में सीखे। ये भी हो सकता है भाई कोई इंसान तीसरे बार भी ना सीखे, बहुत धीमा सीख रहा है वो चौथी बार, अरे कुछ नहीं होता, चौथी बार गया फिर भीग गया, पांचवी बार गया फिर भीग गया, अब सर्दी हो गई उसको, अब उसको क्या होगा, फीवर आ गया, तब उसके होश ठिकाना है, बोले नहीं नहीं अब जब जाऊंगा सिक्स टाइम, वो छठवीं बार जाके, इसे कई बार हम लोग इटरेशन भी बोलते हैं, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में इटरेशन या इपॉक, EPOCH, ठीक है, वो छठवीं बार जाके सीखा, जब उसको फीवर आ गया बहुत बुरी तरीके से, वो छठवीं बार जाके सीखा कि नहीं नहीं भैया ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, बारिश का मौसम है तो जाके क्या करना चाहिए, छतरी लेके जाना चाहिए, अम्ब्रेला कैरी करना चाहिए, ठीक है। तो इंसान के दिमाग में जो भी डेटा जाता है उससे एक एक्सपीरियंस क्रिएट होता है। एक्सपीरियंस क्या है कि अगर मैं बाहर गया बारिश के मौसम में भीग जाऊंगा, उससे मुझे बुखार हो सकता है। सो डेटा क्रिएट्स एक्सपीरियंस, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे डेटा क्या है भाई हमारा, डेटा जो है हमारा, द डेटा दैट वी हैव इज, यस, द डेटा, जस्ट अ सेकंड, द डेटा दैट वी हैव इज एक्स, जो भी इनपुट्स हैं वो क्या है, x1, तो x1 एक्सपीरियंस क्रिएट करेगा W1, x2 क्रिएट करेगा एक्सपीरियंस W2, x3 क्रिएट करेगा W3, xn क्रिएट करेगा WN, और ये पूरा डेटा और जो भी एक्सपीरियंसेस यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होके ऐड होके यहाँ पे सेव हो जाते हैं। मतलब ऐसा x1 इंटू W1, ऐसा x1 इंटू W1 प्लस x2 इंटू, एक और पैरेलल x2 इंटू W2 प्लस x2 इंटू W2, x1 इंटू W1 प्लस x2 इंटू W2 प्लस x3 इंटू W3, ऐसे करते करते प्लस xn इंटू WN। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सिग्मा xi इंटू WI, ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन नोटेशन यूज करके, xi इंटू WI फॉर i इज इक्वल टू 1 to n, इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, समेशन ऑफ xi इंटू WI फॉर i इज इक्वल टू 1 to n। उसके बाद क्या होगा, जो भी डेटा और एक्सपीरियंस न्यूरल नेटवर्क में जाके सेव हो गया, अब न्यूरल नेटवर्क उसके ऊपर कोई एक मैथमेटिकल लॉजिक लगाएगा, जिसे हम लोग एक्टिवेशन फंक्शन भी बोलते हैं, और हमें आउटपुट मिल जाएगा y, सो वी विल गेट द आउटपुट y, ठीक है। तो न्यूरल नेटवर्क के इनपुट और आउटपुट का अगर आप रिलेशन देखो, x यहाँ पे क्या है, इनपुट्स है, ठीक है, y यहाँ पे क्या है भाई, आउटपुट है, सो y इज द आउटपुट, f यहाँ पे क्या है, एक्टिवेशन फंक्शन है, w यहाँ पे क्या है, वेट्स है, ठीक है। सो न्यूरल नेटवर्क के इनपुट और आउटपुट का जो रिलेशन, दैट इज y इज f ऑफ समेशन ऑफ i इज 1 to n xi into wi, सो दिस इज द इनपुट आउटपुट रिलेशन फॉर द न्यूरल नेटवर्क। अब थोड़ा एक्टिवेशन फंक्शन किस तरह का मैथमेटिकल लॉजिक है उसके बाद में मैं बताना चाहूंगा, कि जो भी डेटा है वो वेट्स या एक्सपीरियंसेस क्रिएट करता है, इन वेट्स और एक्सपीरियंसेस के ऊपर न्यूरल नेटवर्क कुछ एक मैथमेटिकल लॉजिक लगा के आउटपुट प्रोड्यूस करता है वाई। ये एक्टिवेशन फंक्शन क्या है, मतलब ऑल हम, और अभी हम थोड़ा सा अगर हम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे, एक्टिवेशन फंक्शन कुछ भी नहीं, वो एक मैथमेटिकल लॉजिक है या बिहेवियर है न्यूरल नेटवर्क का डिसीजन मेकिंग के लिए। कहने का क्या मतलब है, कौन सा लॉजिक को डिसीजन लेने के लिए यूज करता है। एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि आप एक क्लास में टेस्ट हो रहा है, ठीक है, एक क्लास में क्या हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, मैथ्स का टेस्ट हो रहा है 100 मार्क्स का, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में हम रखेंगे मार्क्स, वाई एक्सिस में रखेंगे हम लोग रिजल्ट। अब मैक्सिमम मार्क्स किसी को कितने मिल सकते हैं, मान लीजिए 100 नंबर, 100 नंबर मैक्सिमम है, मिनिमम किसी को कितने मिल सकते हैं, 0 नंबर, ठीक है। पासिंग मार्क्स लेटेस्ट से हम लोग रखते हैं 33 पे, मान लीजिए क्लास में क्या है, पासिंग मार्क्स कितना है, 33। अब देखिए जिसको 34 मिलेगा, 34 मिलेगा, 35 मिलेगा, 36 मिलेगा, 37 मिलेगा, 38 मिलेगा, 50 मिलेगा, 60 मिलेगा, 90 मिलेगा, ये सब क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। 33 या उसके ऊपर क्या है, सब के सब क्या है, पास। लेकिन जिसको 32 भी मिलेगा ना, जिसको 32 में मिलेगा, 31 मिलेगा, 30 मिलेगा, 29 मिलेगा, 28 मिलेगा, 5 मिलेगा, 2 मिलेगा, वो सब क्या हो जाएंगे, फेल। तो देखा जाए तो 33 के नीचे जितने लोग हैं वो हो जाएंगे सब फेल, और 33 या उससे ऊपर सब क्या हो जाएंगे, पास। तो 33 पे क्लियर बाउंड्री है, शार्प बाउंड्री है, कि 33 के पहले तो फेल, 33 है उसके ऊपर तो पास, देयर इज अ क्लियर बाउंड्री बिटवीन फेल एंड पास, ठीक है। अब पॉइंट यहाँ पे ये है, ये जो एक हम इस तरह का फंक्शन देख रहे हैं, ऐसा जाके कुछ फिर अचानक से चेंज, इसको हम लोग मैथ्स में पढ़ चुके हैं, दिस इज कॉल्ड अ स्टेप फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, स्टेप फंक्शन। ये एक तरह का मैथमेटिकल लॉजिक हो सकता है, जैसे स्टेप फंक्शन एक मैथमेटिकल इस तरह का शेप होता है, वैसे ये भी एक सिग्मॉइड फंक्शन भी कुछ होता है, इस तरह का भी एक फंक्शन हो सकता है। ऐसा अलग अलग मैथमेटिकल फंक्शंस हो सकते हैं, जिसे एक्टिवेशन फंक्शन बोलते हैं। तो ये न्यूरल नेटवर्क का फाइनल हमें याद रखना पड़ेगा, आउटपुट का इक्वेशन है y is equal to f of summation of i is equal to 1 to n xi into wi।
अच्छा, उसके बाद ये न्यूरल नेटवर्क, वो तो मैथमेटिकल मॉडल था न्यूरल नेटवर्क का। अब हमारे पास एक इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरल नेटवर्क भी है। ये समझने का एक तरीका है कि न्यूरल नेटवर्क काम कैसे करता है। अब इंसान के दिमाग की जैसे, ये जो आप एक सर्कल ये देख रहे हैं यहाँ पे, इसे कहते हैं हम लोग न्यूरॉन। न्यूरॉन मतलब कुछ भी नहीं है, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट है। न्यूरॉन कुछ भी नहीं है। व्हाट इज दिस? अ डेटा प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट, उसको हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं। मतलब यहाँ डेटा प्रोसेस कर सकते हो। तो सबसे पहले न्यूरल में एक इनपुट लेयर होता है, जहाँ पे आप डेटा फीड करते हो। ठीक है, X1 X2 जो भी है, आप क्या करते हो, यहाँ पे एक आपका इनपुट लेयर है जहाँ पे डेटा को आप फीड करते हो। फिर उसके बाद एक हिडन लेयर है, जहाँ पे डेटा की क्या होती है, हिडन लेयर में क्या होता है, डेटा का एनालिसिस होता है। जो भी डेटा आपने फीड किया, न्यूरल नेटवर्क उसमें पैटर्न ढूंढने की कोशिश करता है। इसे कहते हैं हिडन लेयर। ठीक है, और फिर फाइनली हिडन लेयर के बाद जो लेयर होता है उसे कहते हैं हम लोग आउटपुट लेयर। दिस इज कॉल्ड द आउटपुट लेयर। यहाँ से आपको आउटपुट मिलता है। तो डेटा जो होता है, सबसे पहले इनपुट लेयर में जाता है, वहां से हिडन लेयर में जाता है जहाँ पे डेटा की एनालिसिस होती है, फिर वहां से आउटपुट लेयर में जाता है। इनपुट लेयर, हिडन लेयर, आउटपुट लेयर। ठीक है, सो ये होता है न्यूरल नेटवर्क। अच्छा, न्यूरल नेटवर्क में कुछ न्यूरल नेटवर्क जरूर, आजकल तो खैर ऐसा है कि मल्टीपल हिडन लेयर्स हो रहे हैं। डेटा के एनालिसिस के लिए एक हिडन लेयर नहीं है, मल्टीपल हिडन लेयर्स है। उसको बोलते हैं हम लोग डीप न्यूरल नेटवर्क। तो हम इसको देखेंगे अगर आप, तो ये लेफ्ट साइड में तो खैर नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क है, इनपुट लेयर है एक हिडन लेयर है, एक आउटपुट लेयर है। लेकिन अगर आप मल्टीपल हिडन लेयर्स बना दें, इनपुट लेयर से जो है हिडन लेयर वन में गया डेटा, हिडन लेयर वन से हिडन लेयर टू में गया डेटा, हिडन लेयर टू से हिडन लेयर थ्री में गया डेटा, फिर वहां से आउटपुट लेयर में गया। मल्टीपल हिडन लेयर्स अगर होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं डीप न्यूरल नेटवर्क। व्हाट इज दिस कॉल्ड? अ डीप न्यूरल नेटवर्क। तो ये बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में। अब हमें थोड़ा समझना पड़ेगा ट्रेनिंग रूल या वेट अपडेटिंग रूल। ट्रेनिंग रूल या वेट अपडेटिंग रूल का क्या मतलब होता है? व्हाट डू आई मीन बाय दिस? देखिए, आप जब स्कूल में थे, स्कूल में मान लीजिए आपके बहुत सारे टीचर्स थे। कोई आपको मैथ्स पढ़ाते थे, ठीक है, कोई आपको भाई हो सकता है साइंस पढ़ाते थे, ठीक है, कोई हो सकता है आपको इंग्लिश अलग टीचर पढ़ाते थे, ठीक है, मैथ्स के टीचर थे, कोई साइंस के, कोई थे इंग्लिश के, थे सोशल साइंस, हिस्ट्री विस्ट्री जो भी था। तो देखिए, स्कूल में जो अलग अलग टीचर्स, सबके पढ़ाने का तरीका अलग था। मैथ्स पढ़ाने के फैकल्टी या टीचर का स्टाइल अलग था पढ़ाने का, साइंस पढ़ाने के टीचर का तरीका अलग था, इंग्लिश पढ़ाने का टीचर का तरीका अलग था, सबका टेक्निक अलग था पढ़ाने का। तो आप पढ़ा सब रहे थे, सभी पढ़ा रहे थे, एवरीबडी वाज टीचिंग यू, बट द टेक्निक इन विच दे वर टीचिंग यू, ये थोड़ा सा हो सकता है अलग था। ठीक है, अब उसी प्रकार से न्यूरल नेटवर्क को जब आप डेटा फीड करते हो, जैसे मैंने क्या बोला, डेटा डेटा क्रिएट्स डेटा क्रिएट्स एक्सपीरियंस। ठीक है, डेटा क्रिएट्स एक्सपीरियंस। एक्स से क्या हो रहा है, डब्ल्यू क्रिएट हो रहा है। लेकिन न्यूरल नेटवर्क को किस तरीके से ट्रेन करोगे, इसे कहते हैं न्यूरल नेटवर्क ट्रेन हो रहा है। आपका न्यूरल नेटवर्क क्या हो रहा है, ट्रेन हो रहा है। लेकिन आप किस तरीके से उसको ट्रेन करते हो, वो डिपेंड करता है ट्रेनिंग रूल के ऊपर। आप किस तरीके से ट्रेन करते हो, उसके लिए एक मैथमेटिकल एल्गोरिदम होता है। आप वेट्स को किस तरीके से अपडेट करोगे, उसके लिए भी एक मैथमेटिकल रूल होता है। तो यहाँ पे हम ट्रेनिंग रूल देखते हैं न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने का एक, वो ये है, wk+1 इज इक्वल टू wk माइनस जेके टी प्लस म्यू आई इनवर्स जेके टी ई के। तो हमें लग सकती है बड़ा इक्वेशन क्या है, क्या बताना चाह रहा है। देखिए मैं बताता हूँ। हमें इस इक्वेशन को समझने के लिए दो चीजें समझनी पड़ेंगी। क्या समझना पड़ेगा हमें? सबसे पहला हमें एक चीज समझना ये पड़ेगा कि सबसे पहला पॉइंट ये है, डेटा क्रिएट्स एक्सपीरियंस। जो भी हम डेटा फीड करते हैं न्यूरल नेटवर्क से, उससे न्यूरल नेटवर्क को कि एक्सपीरियंस क्रिएट होता है। मतलब एक तरह से एएनएन गेट्स ट्रेन, एएनएन ट्रेन होता जाता है। जैसे जैसे आप डेटा फीड करोगे एएनएन ट्रेन होगा। दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट, एएनएन may not get trained in a single iteration। न्यूरल नेटवर्क जरूरी नहीं कि एक ही बार में पूरा ट्रेन हो जाए। जैसे लाइक अ चाइल्ड, लाइक अ स्मॉल चाइल्ड, एक छोटा बच्चा है, आप उसको एक बार पढ़ाओगे तो उसको थोड़ी ना समझ में आ जाता है। उसको भाई दोबारा पढ़ाना पड़ सकता है, तिबारा पढ़ाना पड़ सकता है, चौबारा पढ़ाना पड़ सकता है, चार बार पढ़ाया, पांच बार, एक बार में हो सकता है उसको समझ में नहीं आए। तो न्यूरल नेटवर्क जरूरी नहीं है एक ही बार में ट्रेन हो जाए, मल्टीपल टाइम्स उसको ट्रेन करना पड़ सकता है। तीसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना पड़ेगा, एज iterations increase the error, जनरली ऐसा होना चाहिए, जनरली the error reduces and the accuracy increases। ये बेसिकली
3 पॉइंट्स हमें याद रखना। पॉइंट नंबर 1, डेटा क्रिएट्स एक्सपीरियंस, एएनएन गेट्स ट्रेन। जैसे जैसे आप डेटा फीड करते जाओगे न्यूरल नेटवर्क ट्रेन होता जाएगा, उसके एक्सपीरियंसेस क्रिएट होते जाएंगे। दूसरी बात क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, एएनएन मे नॉट गेट ट्रेन्ड इन अ सिंगल इटरेशन। जनरली ऐसा नहीं होता, मतलब एक ही बार में वो पूरा ट्रेन हो जैसा जरूरी नहीं है, उसे बार बार ट्रेन करना पड़ सकता है। जैसे छोटा बच्चा, एक ही बार में आप उसको लेटेस्ट क्रिकेट खेलना सिखा रहे हो, जरूरी नहीं है एक ही बार में वो सीख जाएगा, उसे टाइम लग सकता है। आपने एक बार सिखाया, उसने गलतियां की, दोबारा सिखाया, थोड़ी गलतियां कम हुई, दोबारा सिखाया तो और बेहतर सीखा। और तीसरा पॉइंट ये आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे जैसे इटरेशंस, जितनी बार आप उसको ट्रेन करोगे उसे इटरेशन बोलते हैं। पहली बार आपने ट्रेन किया, दूसरी बार आपने ट्रेन किया, तीसरी बार आपने ट्रेन किया, जैसे जैसे इटरेशन आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे जनरली एरर या गलतियां उसकी कम होती जाती हैं और एक्यूरेसी इंक्रीज होती जाती है। सो ये हमें 3 चीजें याद रखनी पड़ेंगी। तो इन तीनों चीजों के मद्देनजर हम आप समझ सकते हैं एग्जैक्टली इक्वेशन क्या है, एग्जैक्टली क्या कहानी है इस इक्वेशन की। देखिए आपने, मैं ये बोलता हूँ इटरेशन, इस ये है हमारा इटरेशन, ठीक है, इटरेशन है ये, ठीक है। और ये हो गया हमारा, मान लीजिए वेट, ठीक है। इटरेशन है हमारा के से रिप्रेजेंट करते हैं, और वेट को हम लोग लेट अस से डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मान के चलते हैं एक इटरेशन में न्यूरल नेटवर्क जो है ट्रेन नहीं होगा। हम क्या मान के चलते हैं, मान लीजिए एक इटरेशन में न्यूरल नेटवर्क ट्रेन नहीं होगा। हम इटरेशन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, के से, वेट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डब्ल्यू से, ठीक है। सो भाई एक इटरेशन से जनरली न्यूरल नेटवर्क कभी ट्रेन नहीं हो, तो मल्टीपल इटरेशन आपको चलाने पड़ते हैं। एक बार ट्रेन किया, दोबारा ट्रेन किया, तीबारा ट्रेन किया। जैसे एक छोटा बच्चा है, एक ही बार में उसको एडिशन समझ में आ जाएगा क्या? एक छोटा बच्चा कैसे ऐड करते हैं भाई, 9 प्लस लेट अस से 95, एक बार में उसको नहीं समझ में आता कि भाई 9 प्लस 95 क्या होता है। 9 प्लस 5 क्या, 14 आया, एक का कैरी आया, 9 प्लस 1 10, 104 आ गया। हमारे लिए आज आसान हो सकता है, कि छोटे बच्चों को टाइम लगता है इस चीज को समझने में, कैरी कैसे होता है, क्या होता है। तो एक बार में हो सकता है उसको समझ में ना। उसी तरीके से न्यूरल नेटवर्क को जब भी आप डेटा देकर ट्रेन करते हो, जरूरी नहीं हो एक बार में ही समझ जाए, ठीक है। तो लेट अस हम इटरेशन को के से रिप्रेजेंट करते हैं और वेट को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो लेट अस प्रेजेंटेशन, अभी का जो इटरेशन है वो है के, अभी का जो वेट है वो है डब्ल्यू, या फिर उसको हम लोग डब्ल्यू के भी बोल सकते हैं, ठीक है। अभी का इटरेशन क्या है, के, तो अभी का वेट क्या होगा, डब्ल्यू के। तो अगला इटरेशन क्या होगा, अभी का इटरेशन अगर के है तो अगला इटरेशन क्या होगा, के प्लस वन। अगला वाला क्या होगा, के प्लस वन होगा भाई। अभी पांचवा है तो अगला छठवां होगा। तो अगला वेट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू के प्लस वन। तो देखा जाए तो अगर ये इटरेशन के है तो इस इटरेशन में वेट क्या होगा, डब्ल्यू के। अगला इटरेशन अगर डब्ल्यू के, अगर के प्लस वन है तो अगला वेट क्या होगा, डब्ल्यू के प्लस वन। तो यहाँ पे आप अगर इस इक्वेशन गौर से देखें, ये कुछ नहीं बताता है इस इटरेशन के वेट से अगले इटरेशन के वेट को कैसे कैलकुलेट करना है। डब्ल्यू के प्लस वन इज डब्ल्यू के माइनस कुछ 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 कुछ, ठीक है। इसका मतलब ये है, ये डब्ल्यू के प्लस वन और डब्ल्यू के बीच का एक रिलेशन है। ये बेसिकली क्या है, एक रिलेशन है, किसके किसके बीच में, डब्ल्यू के और डब्ल्यू के प्लस वन के बीच में। मतलब इस इटरेशन के वेट से अगले इटरेशन के वेट को कैसे कैलकुलेट करना है, ये उसका रिलेशन है। तो एक तरह से देखा जाए तो वो ये बता रहा है, अभी अगर वेट्स ये हैं, अगली बार वेट्स क्या होंगे, एक्सपीरियंसेस किस तरह से चेंज होंगे, वो कैसे सीखेगा, आप यही बताने की तो कोशिश कर रहे हो। तो इस इक्वेशन को आप थोड़ा सा गौर से देखते हैं। तो डब्ल्यू के प्लस वन क्या है, अगले इटरेशन का वेट, डब्ल्यू के क्या है, इस इटरेशन का वेट, ई के क्या है, इस इटरेशन का एरर। इस इटरेशन में जो एरर आई है वो बता रहा है ई के, ठीक है। यहाँ पे एक और टर्म है जे के। व्हाट इज जेके, जेके को कहते हैं जेकोबियन मैट्रिक्स। जेकोबियन मैट्रिक्स क्या कैलकुलेट करता है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल एरर्स का वेट्स के मुकाबले। मतलब डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल डब्ल्यू स्क्वायर, डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल डब्ल्यू स्क्वायर, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल। ये एक मैट्रिक्स है, इसे जेकोबियन मैट्रिक्स बोलते हैं। जेकोबियन मैट्रिक्स कैसा होता है, देखिए मैं आपको बताऊं। अगर जे के इज इक्वल टू, जेकोबियन मैट्रिक्स ऐसा होता है कुछ, अगर ऐसा आप लिख दो, डेल स्क्वायर ई वन डिवाइडेड बाई डेल डब्ल्यू वन स्क्वायर, ठीक है, डेल स्क्वायर ई टू, डेल स्क्वायर ई टू डिवाइडेड बाई डेल डब्ल्यू वन स्क्वायर। उसी तरीके से डेल स्क्वायर ई एन डिवाइडेड बाई डेल डब्ल्यू वन स्क्वायर। नेक्स्ट में आ जाएगा क्या, डेल स्क्वायर ई वन डिवाइडेड बाई डेल डब्ल्यू टू स्क्वायर। ऐसे करते करते फाइनली डेल स्क्वायर ई एन
डिवाइडेड बाई डेल डब्ल्यू एन स्क्वायर। जितने भी एरर्स हैं और जितने भी वेट्स हैं, इनका अगर आप सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल लो और एक मैट्रिक्स में डाल दो ये सारे टर्म्स को, इसे क्या कहते हैं हम लोग? जेकोबियन मैट्रिक्स बोलते हैं, जेके। अच्छा, हमें एक चीज पता है, हर मैट्रिक्स में कुछ रोज होते हैं और हर मैट्रिक्स में कुछ कॉलम्स होते हैं। अगर हम रोज को कॉलम्स बना दें और कॉलम्स को रोज कर दें, इंटरचेंज कर ले, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज। हमें याद होगा, ये हमें मैथ्स में हमने पढ़ा है, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में क्या करेंगे हम? रोज को कॉलम बना देंगे, कॉलम को रोज बना देंगे, इसे कहते हैं जेके। ठीक है, जेकोबियन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो अभी तक हमने कौन कौन से टर्म्स देख लिए? अभी तक हमने ये टर्म्स देख लिए। डब्ल्यू के क्या है? इस इटरेशन का वेट। डब्ल्यू के प्लस वन क्या है? अगले इटरेशन का वेट। ई के क्या है? इस इटरेशन का एरर। अगली इटरेशन के वेट को कैलकुलेट करने के लिए हम इस इटरेशन का एरर को भी यूज कर रहे हैं। क्या गलती हो गई, क्या एरर था न्यूरल नेटवर्क का? जेके क्या है? जेकोबियन मैट्रिक्स। जेके टी क्या है? ट्रांसपोज ऑफ जेकोबियन मैट्रिक्स। यहाँ पे आई क्या है? और दो टर्म्स बचे, आई और म्यू। आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमें याद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? वन है, और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है? जीरो है। बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है? जीरो है। इसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और फाइनली एक टर्म है म्यू। म्यू को कई बार हम लोग स्टेप साइज भी बोलते हैं। इसको स्टेप साइज भी बोला जाता है, या फिर इसको कॉम्बिनेशन को एफिशिएंट भी बोला जाता है। कॉम्बिनेशन को एफिशिएंट, इसे म्यू भी बोलते हैं हम लोग। कॉम्बिनेशन कोएफिशिएंट क्या बोलता है कि हर इटरेशन में वेट कितने से चेंज हो रहा है, उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन कोएफिशिएंट। कहने का मतलब, देखिए, मान लीजिए W1 मतलब पहले इटरेशन का वेट है 10। W2 अगले इटरेशन का वेट हो गया मान लीजिए 12। हाँ, W3, हाँ, अगले इटरेशन का वेट हो गया मान लीजिए 9। तो आप देखिए, पहले इटरेशन में वेट कितने से बदला? 10 से होकर 12, मतलब +2, दो का इजाफा हुआ। अगले इटरेशन में क्या हो गया? 12 से 9 हो गया, मतलब -3, 3 घट गया। तो यहाँ पे W1 की वैल्यू क्या हो, म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? 2। अगली बार म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3। मतलब हर इटरेशन में वेट कितने से चेंज हो रहा है, ये है हमारा म्यू या कॉम्बिनेशन कोएफिशिएंट। तो इस इक्वेशन को हम फिर से कर देख लें। ये क्या है? न्यूरल नेटवर्क का ट्रेनिंग रूल है, डब्ल्यू के प्लस वन इज डब्ल्यू के माइनस जे के टी प्लस म्यू इनवर्स जे के टी के। ये कुछ भी नहीं है, ये बताता है इस इटरेशन के वेट से अगले इटरेशन के वेट को कैसे कैलकुलेट करना है। ये तो वेट अपडेटिंग रूल हो गया। अब हम देखते हैं एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए बायस नेट कैसे काम करता है। हाउ डज द बायस नेटवर्क, बायसियन रेगुलराइज्ड नेटवर्क भी इसको बोलते हैं। तो बेसिकली जो एक एक एग्जांपल देखेंगे अभी हम, बायसियन रेगुलराइजेशन या बायस नेट कैसे काम करता है। वो बेसिकली काम करता है बायस थ्योरम ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर, जो कि हम लोग क्लास 11 12th में मैथ्स में भी पढ़ते हैं। जनरली 12th क्लास में जब हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं तो हम लोग बायसियन थ्योरम भी बोलते हैं, पढ़ते हैं, बायस थ्योरम ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो बेसिकली बायस थ्योरम ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे काम करता है और वो हमारे न्यूरल नेटवर्क से कैसे कनेक्टेड है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सो बेसिकली बायस थ्योरम ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है हमको, इसको हम समझते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ वी बाई इनटू प्रोबेबिलिटी ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कहने का क्या मतलब है, एक छोटे एग्जांपल से समझेंगे हम लोग। यहाँ पे ए और बी दो इवेंट्स हैं, दो घटनाएं हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का ये मतलब है, इसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, कि ए के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है अगर इवेंट बी ट्रू है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का मतलब है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इफ इवेंट बी इज ट्रू। अगर इवेंट बी ट्रू है, ये हो चुकी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या बोलता है? इट रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, सॉरी यहाँ पे एम नहीं होगा, दिस इज ए, बी एंड ए। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ए बाई बी क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इफ इवेंट बी इज ट्रू और इवेंट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या मतलब, इसका क्या मतलब है? इवेंट ए की होने की क्या प्रोबेबिलिटी है अगर इवेंट बी ट्रू है या फिर इवेंट बी हो चुका है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए का क्या मतलब होगा? इवेंट बी के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है अगर इवेंट ए हो चुका है या इवेंट ए ट्रू है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब है इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी इवेंट ए के होने की, प्रोबेबिलिटी बी मतलब इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी इवेंट बी के होने की। इसको छोटे से एग्जांपल से हम समझते हैं। लेट अस से यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऐसा मान लेते हैं, जो यहाँ पे बी है, इवेंट बी है, ये है रेन।
बारिश होना, ठीक है, रेन। इवेंट ए है मान लीजिए रेनबो, इंद्रधनुष, ठीक है, रेनबो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का क्या मतलब वहां पे, इवेंट ए के इवेंट ए के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है अगर इवेंट बी ट्रू है, मतलब अ, इंद्रधनुष या रेनबो दिखने की क्या प्रोबेबिलिटी है अगर बारिश ट्रू है या फिर बारिश ऑलरेडी हो चुकी है। तो भाई बारिश होने की प्रोबेबिलिटी, अगर बारिश हो चुकी है तो इंद्रधनुष होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसका इसका ये मतलब है बेसिकली। सो लेट अस से, इसका मतलब ये है, मान को चलो ये प्रोबेबिलिटी आपकी फॉर्मूला में वैल्यू रखने से आती है 80%, कि मतलब अगर बारिश हो गई है तो इंद्रधनुष दिखने की प्रोबेबिलिटी 80%, मतलब 80% चांस है, ठीक है। अगर आप उल्टा देखो यहाँ पे, एग्जैक्टली उल्टा देखो, अगर आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए देखो, इसका मतलब क्या है, अगर इंद्रधनुष ऑलरेडी दिख चुका है तो फिर बारिश होने की क्या प्रोबेबिलिटी है भैया। अगर इंद्रधनुष आपको दिख ही रहा है, रेनबो अगर आपको दिख ही रहा है, मतलब स्काई क्या है, स्काई आपका क्लियर है, बारिश कैसे होगी क्लियर स्काई में। उसकी प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है अचानक से बादल, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी कम है, मान लीजिए 20%, ठीक है, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए है ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी है ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए बाई बी का मतलब है ए की होने की क्या प्रोबेबिलिटी, अगर बी ट्रू है या फिर बी ऑलरेडी हो चुका है, अगर बी सही है या फिर बी ऑलरेडी हो चुका है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारा जो फॉर एग्जांपल ये बायसियन नेटवर्क, ये बेसिकली ये एएनएन से ये बायस थ्योरम कैसे रिलेट करता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। आप न्यूरल नेटवर्क को क्या कर रहे हो, आप न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन कर रहे हो, ठीक है। आप न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करो, कुछ डेटा से क्या कर रहे हो, सबसे पहले जनरली जो भी हमारे पास डेटा होता है, जिस भी तरह का डेटा है, जनरली हम उसका 70% ट्रेनिंग के लिए यूज कर लेते हैं और 30% टेस्टिंग के लिए यूज कर लेते हैं। 70% किसके लिए यूज करते हैं, ट्रेनिंग के लिए, और 30% किस चीज के लिए यूज करते हैं, टेस्टिंग के लिए। इट इज समथिंग लाइक दिस कि बुक में मान लीजिए 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन टीचर ब्लैक बोर्ड में जाके सॉल्व कर देते हैं, और बाकी जो 30 क्वेश्चन बचे हुए हैं जिनको सॉल्व नहीं किया, उसको क्या करते हैं, टेस्ट में दे देते हैं, देखने के लिए कि बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो जो भी डेटा होता है उसका 70% हम लोग न्यूरल नेटवर्क को फीड कर देते हैं, उस 70% डेटा को हम न्यूरल नेटवर्क को फीड करते हैं। ये उसको न्यूरल नेटवर्क उसको क्या मान के चलता है, ट्रू मान के चलता है, ट्रू, इट इज ट्रू। और फिर जो भी आप उसको न्यू डेटा देते हो कि बताओ ये किस कैटेगरी में आ रहा है, इसका क्या आउटपुट आएगा, वो किस कैटेगरी में आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता है, ये मान के कि इसके पहले जो भी आपने ट्रेनिंग डेटा दिया है वो क्या है, ट्रू है। एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं मैं, लेट अस टेक वन एग्जांपल। लेट अस से मैं बोलता हूं कि ये जो चीज है, ये क्या है, एक कार है, ये क्या है, हमारी कार है। कार में हमारे पास दो पहिए हैं, ऐसा कुछ बॉडी है। ऐसे मैंने कई सारे कार के फोटोज न्यूरल नेटवर्क को दे दिए, ये हमारा कैटेगरी 1 है, कार, ठीक है। कैटेगरी 2 है मान लीजिए आपकी बाइक। बाइक में 4 चक्के नहीं होते हैं, ऐसा होता है बाइक मान लीजिए। तो बाइक, बाइक 1, बाइक 2, बाइक 3, बाइक 4, ऐसे करते करते बाइक 100 बाइक के इमेजेस हैं। कार 1, कार 2, कार 3, कार 4, ऐसे करते करते कार 100। तो 100 मैंने कार के इमेजेस ले लिए और 100 मैंने बाइक के इमेजेस ले लिए। तो कैटेगरी 1 क्या हो गया हमारा, कार। कैटेगरी 2 हमारा क्या हो गया, बाइक, ठीक है। तो कार के कितने इमेजेस हैं, 100, 100। बाइक के कितने इमेजेस हैं, 100, 100। तो टोटल मेरे पास कितने इमेजेस हैं, 200 इमेजेस, 100 कार के 100 बाइक के, तो टोटल मेरे पास 200 इमेजेस है। अब इन 200 इमेजेस में से मैं क्या करता हूँ, 70% मतलब 140 इमेजेस ले लेता हूँ। 70 इमेजेस कार के, 70 इमेजेस बाइक के, और 140 इमेजेस में न्यूरल नेटवर्क को दे देता हूँ। इसको न्यूरल नेटवर्क ट्रू मान के चलेगा कि भैया मुझे ये डेटा दिया गया है, कार ऐसा होता है, बाइक ऐसा होता है, इसको मैं ट्रू मान लेता हूँ। फिर मैं उसको एक न्यू इमेज देता हूँ, फिर मैं उसको एक न्यू इमेज देता हूँ कि ये देखो ये एक न्यू इमेज है, नया ही है, ऐसा कुछ मैंने पहले नहीं दिया था, बताओ ये क्या है, क्या ये कार है, क्या ये बाइक है। अब इसको वो ऑलरेडी ट्रू मान चुका है, अब क्या करेगा, वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेगा, अच्छा इस ये तो नया कुछ दिख रहा है, इसकी क्या होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्या इसकी बाइक के होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है या फिर कार के होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, इसकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करेगा। मान लो कैलकुलेट करने के बाद प्रोबेबिलिटी आती है कार के होने की, पी ऑफ कार
कार के होने की प्रोबेबिलिटी आ रही है मान लो 92%, और कहीं कहीं बाइक होने की प्रोबेबिलिटी, उसको लग रहा है थोड़ा बहुत ही बाइक जैसा भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ये बहुत कम दिख रहा है, बाइक के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 8%, कार के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 92%, बाइक के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 8%। तो किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, कार की, तो क्या बोल देगा ये क्या है, कार है। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी के आधार पे क्लासिफाई किया जाता है, किसी भी तरह का आप डेटा न्यूरल नेटवर्क को दो उसको ट्रू मान लेगा, फिर प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे वो क्या करेगा, क्लासिफाई करने की कोशिश करेगा ये किस कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो दिस वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ अ बायस नेटवर्क, ये क्लासिफिकेशन का बहुत क्लियर सा एग्जाम्पल है। अब हम आते हैं स्टॉपिंग कंडीशन पे। तो हमने एक चीज अभी बताया कि जनरली जैसे जैसे इटरेशंस बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे इटरेशन, पहली बार आपने न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन किया, दूसरी बार ट्रेन किया, तीसरी बार ट्रेन किया, चौथी बार ट्रेन किया, जैसे जैसे आप न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करते जाओगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, एरर जो है, एरर क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, एरर क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, और साथ में जो एक्यूरेसी है, जो परफॉर्मेंस, जो एक्यूरेसी, वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इटरेशन बढ़ने से क्या होता है, एक्यूरेसी बढ़ती है, और एरर क्या होता है, घटता है। कॉमन चीज है, आप किसी बच्चे को, एक स्मॉल चाइल्ड है, ठीक है, इसको आप एडिशन सिखाओ, जितनी बार सिखाओगे, एक बार पढ़ाया, दो बार पढ़ाया, तीन बार पढ़ाया, चार बार पढ़ाया, जैसे जैसे जितनी ज्यादा बार पढ़ाओगे उसकी गलतियां, उसकी एरर क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, और उसकी परफॉर्मेंस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। वही सेम चीज न्यूरल नेटवर्क के साथ भी है, जैसे जैसे एक बार आपने डेटा के साथ ट्रेन किया, दोबारा ट्रेन किया, तीबारा ट्रेन किया, जैसे जैसे ट्रेन करते जाओगे एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी और एरर घटता जाएगा। तो भाई हम लोग ट्रेनिंग को स्टॉप कब करेंगे, हमने एक बार ट्रेन किया, दो बार ट्रेन किया, तीन बार ट्रेन किया, चार बार ट्रेन किया, पांच बार ट्रेन किया, छह बार ट्रेन, तो भाई इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स ट्रेन करते जाएंगे क्या, जितने ज्यादा इटरेशन होंगे न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने में टाइम भी तो उतना ही ज्यादा लगेगा ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिस्टम की बढ़ जाएगी। तो जिन हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि एरर घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, जैसे ही एरर स्टेबल हो जाता है, मान लो एक इटरेशन, दो इटरेशन, तीन इटरेशन, चार इटरेशन, पांच, हम देखते हैं मान लो 20th इटरेशन से एरर ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया है, 20th से 26th इटरेशन तक एरर लगभग कांस्टेंट हो गया है। कांस्टेंट हो गया मतलब ना ही एरर बढ़ रहा है, ना ही एरर घट रहा है, एरर क्या हो गया, स्टेबल हो गया है। तो हम ट्रेनिंग को क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, जैसे ही पांच से छह, लगभग पांच छह इटरेशन तक जैसे ही एरर क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, हम ट्रेनिंग को क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, ये तो एक तरीका हुआ कि अगर आपका एरर स्टेबलाइज हो जाता है तो हम ट्रेनिंग को स्टॉप कर देंगे। या दूसरा, मान लीजिए एरर स्टेबल हो ही नहीं रहा है, एक बार मान लीजिए, ये एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है, एरर अभी घटा एक इटरेशन में, फिर बढ़ा, फिर घटा, ऐसे जनरली नहीं होता लेकिन हो भी सकता है, डेटा सेट या ट्रेनिंग रूल अगर प्रॉपर नहीं हो तो एरर बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, स्टॉप ही नहीं हो रहा है, तो क्या ट्रेनिंग को इनफाइनाइट टाइम तक बढ़ाएंगे, नहीं चलाएंगे, नहीं चलाएंगे। हमने मान लीजिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इटरेशंस, मैक्सिमम इटरेशन मान लीजिए हमने फिक्स कर दिया कि 1000 इटरेशन, देखो भैया मैक्सिमम 1000 इटरेशन तक हम चलाएंगे, उसके पहले अगर एरर स्टेबल हो गया तब तो हम स्टॉप कर देंगे, नहीं तो अगर एरर स्टेबल नहीं होगा, 1000 इटरेशन तक चला तो चला, तब तक स्टेबल हो गया तो उसके पहले स्टेबल हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो 1000 जैसे ही होगा हम ट्रेनिंग स्टॉप कर देंगे, एरर स्टेबल हो एरर स्टेबल ना हो, उसके पहले हो गया तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो हम ट्रेनिंग तो भाई 1000 में तो स्टॉप कर ही देंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इटरेशंस 1000 होंगे। तो ये हो गया स्टॉपिंग कंडीशन। अच्छा, बाय द वे जो हम एरर कैलकुलेट करते हैं वो नॉर्मल एरर कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि जैसे जैसे इटरेशंस बढ़ते जाएंगे वो न्यूरल नेटवर्क के मल्टीपल एरर्स होंगे, मान लो एक प्रेडिक्ट किया उसने कि ऐसा कुछ होना चाहिए। अच्छा, एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, प्रेडिक्टेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। प्रेडिक्टेड वैल्यू मतलब जो न्यूरल नेटवर्क बोल रहा है, एक्चुअल वैल्यू मतलब जो एक्चुअली हो रहा है। लेटर से मैंने बोल दिया कल पेट्रोल की प्राइस 110 रुपए हो जाएगी, ये मेरी प्रेडिक्टेड वैल्यू है, दिस इज माई प्रेडिक्टेड वैल्यू। कल देख 110 रुपए नहीं हुई, कल 108 रुपए हो गई, तो प्रेडिक्टेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू कितना हो जाएगा, 110 माइनस 108 कितना माइनस करोगे कितना होगा, 2 आएगा, एरर की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अच्छा, लेकिन अगर मान लो 108 रुपए की जगह पे 112 रुपए हो गई, तो 110 माइनस 112 कितना हो जाएगा, -2। तो एरर जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, एरर जो है नेगेटिव भी हो सकता है, एरर कैन बी पॉजिटिव और एरर कैन बी नेगेटिव, दोनों ही हो सकता है। सो इस वजह से अगर मैं एवरेज एरर कैलकुलेट करूं, एरर 1 प्लस एरर 2 प्लस एरर 3 प्लस एरर 4, ऐसे करते करते अप टू एरर n, टोटल सारे एरर्स को ऐड कर दिया और डिवाइड कर दिया n से,
कि एवरेज एरर कैलकुलेट करूं, तो साइंटिस्ट बोलते हैं नहीं 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 नहीं, ऐसे एरर कैलकुलेट मत करो, इसे कहते हैं मैं मीन एरर। इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, मीन, मीन मतलब एवरेज, मीन एरर। साइंटिस्ट का कहना है नहीं नहीं, ऐसे एरर कैलकुलेट मत करो। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एरर कैंसिल आउट हो सकते हैं। +2 और -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आपको लगा एरर तो जीरो है, जबकि एरर जीरो नहीं है, एरर है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव एरर क्या हो जा रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो साइंटिस्ट का कहना है कि आप इस तरीके से क्या करो, एरर कैलकुलेट मत करो। तो आप क्या करो, पॉजिटिव और नेगेटिव एरर कैंसिल आउट ना हो जाए, उसके लिए एक अच्छा तरीका क्या है, अच्छा तरीका ये है, आप क्या करो, एरर्स को स्क्वायर कर दो। एरर 1 का स्क्वायर प्लस एरर 2 का स्क्वायर प्लस एरर 3 का स्क्वायर, ऐसे करते एरर n का स्क्वायर। तो इसको कहते हैं हम लोग मीन स्क्वायर एरर। स्क्वायर करके फिर n से डिवाइड कर दो, इसे MSEB बोलते हैं। क्यों स्क्वायर किया? क्योंकि पॉजिटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव, नेगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव, तो सब कुछ पॉजिटिव हो गया, तो एरर क्या हुआ, नेगेटिव हुआ नहीं, कैंसिल आउट होगा नहीं। तो मीन स्क्वायर एरर कहते हैं इसको, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, न्यूरल नेटवर्क जनरली मीन स्क्वायर एरर कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे जैसे इटरेशन हमें याद रखना पड़ेगा, जैसे जैसे इटरेशन बढ़ते जाते हैं, मीन स्क्वायर एरर क्या होता जाता है, घटता जाता है, और जनरली स्टेबल हो जाता है, और एक्यूरेसी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। जैसे एरर स्टेबल हो जाता है, हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग को स्टॉप कर देते हैं। एक चीज हमें याद रखना पड़ेगा, इटरेशन बढ़ने से, इटरेशन बढ़ने से एरर तो घटेगा, लेकिन एक चीज यह भी याद रखिए, जितना इटरेशन बढ़ेगा टाइम भी उतना ही ज्यादा लगेगा, सिस्टम क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं जितने कम इटरेशंस में हमारा काम हो जाए उतना बेहतर। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर एग्जाम्पल स्टॉपिंग कंडीशन। फिर उसके बाद हम देखेंगे कुछ परफॉर्मेंस में कौन से पैरामीटर्स के बेसिस पे हम लोग न्यूरल नेटवर्क के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा आ जाता है एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर, मीन स्क्वायर एरर। प्रेडिक्टेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, ये होता है हमारा एरर। अगर आप सारे एरर्स का एवरेज कैलकुलेट करें, डायरेक्टली ना करें, स्क्वायर करके करें, उसे कहते हैं हम लोग मीन स्क्वायर एरर। समेशन ऑफ I is equal to 1 to n pi minus ai, इसका मतलब क्या, predicted value 1 minus actual value 1, predicted value 2 minus actual value 2, predicted value 3 minus actual value 3, ऐसे करते करते ये सारे क्या है, एरर्स है ना, प्रेडिक्टेड माइनस एक्चुअल क्या है, एरर्स है। एरर 1 स्क्वायर प्लस एरर 2 स्क्वायर प्लस एरर 3 अप टू एरर n स्क्वायर, इसे मीन स्क्वायर एरर। मीन स्क्वायर एरर जितना कम उतना बेहतर, हम चाहते हैं एरर कम हो। दूसरा, इपॉक्स या इटरेशंस, हम चाहते हैं जितने कम नंबर ऑफ इटरेशंस में हमारा काम हो जाए उतना अच्छा। क्योंकि देखिए, मैं बता रहा हूं फिर से, इटरेशन जितने ज्यादा होंगे टाइम भी उतना ही ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो इसलिए इटरेशन कम हो तो ही बेहतर है। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक्यूरेसी। बेसिकली एक्यूरेसी दो चीजों की, हम दो तरीके से बेसिकली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्यूरेसी कैन बी कैलकुलेटेड इन 2 ways। एक तरीका तो एक्चुअली ये है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, इफ यू लुक एट दिस एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक्यूरेसी को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, एक्यूरेसी को अगर हम देखें कैसे हम एक्यूरेसी को कैलकुलेट करते हैं। सो लेट अस से दो तरीके के प्रॉब्लम्स के लिए हम एक्यूरेसी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो प्रेडिक्शन प्रॉब्लम्स, जहां पे न्यूरल नेटवर्क कुछ प्रेडिक्ट कर रहा है, प्रेडिक्शन प्रॉब्लम्स। दूसरा है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम मतलब ऐसा प्रॉब्लम जहां पे न्यूरल नेटवर्क क्लासिफाई कर रहा है, कैटेगरीज में बांट रहा है। तो फॉर एग्जांपल, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के लिए एक्यूरेसी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रेडिक्शन के लिए थोड़ा अलग है, क्लासिफिकेशन को थोड़ा अलग है। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के लिए एक्यूरेसी का जो फॉर्मूला वो है टीपी प्लस टी एन अपॉन टीपी प्लस टी एन प्लस एफपी प्लस एफ एन इंटू 100। टीपी क्या है, ट्रू पॉजिटिव, टीएन क्या है, ट्रू नेगेटिव, एफपी क्या है, फॉल्स पॉजिटिव, एफएन क्या है, फॉल्स नेगेटिव। तो फॉर्मूला क्या है, ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। तो ये चीजें क्या है, थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं, क्या है ये ट्रू पॉजिटिव, क्या है ये ट्रू नेगेटिव। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। किसी इंसान को फीवर आ रहा है, किसी इंसान को क्या है, अभी रिसेंट एग्जाम्पल लेते हैं, किसी इंसान को फीवर आ रहा है, किसी इंसान को खांसी हो रही है, कफ हो रहा है, ठीक है। अब वो घबरा जाता है, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब बोलते हैं आप जाओ कोविड का टेस्ट करा के आओ। ठीक है, आप क्या कराओ, कोविड का टेस्ट करा के आओ। तो इंसान ठीक है भाई, टेस्ट करा के आता है। कोविड के टेस्ट में क्या रिजल्ट आ सकता है, दो ही रिजल्ट आ सकते हैं, या तो कोविड पॉजिटिव आएगा या तो कोविड नेगेटिव आएगा। ठीक है, कोविड के टेस्ट में यही दो चीज हो सकते हैं, नहीं या तो कोविड पॉजिटिव आएगा या तो कोविड नेगेटिव आएगा। अब मान लीजिए पॉजिटिव आता है, कोविड का टेस्ट मान लीजिए उसका क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है, पॉजिटिव में भी दो कैटेगरीज हो सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव में दो कैटेगरीज हो सकते हैं, या फिर मान लीजिए उसका नेगेटिव आता है, नेगेटिव में भी दो कैटेगरीज हो सकते हैं।
क्या कैटेगरीज हो सकते हैं, हम देखते हैं। मान लो उसका कोविड का टेस्ट पॉजिटिव आया। एक तो तरीका ये है कि भाई जो भी टेस्ट हुआ है बिल्कुल सही तरीके से हुआ है, पॉजिटिव आया है और सही में इंसान पॉजिटिव था, सही में इंसान पॉजिटिव था और टेस्ट का रिजल्ट भी पॉजिटिव आया है, उसे कहते हैं ट्रू पॉजिटिव। ट्रू मतलब यहाँ पे सही, ट्रू पॉजिटिव, टेस्ट का रिजल्ट भी पॉजिटिव आया और इंसान सही में पॉजिटिव था और ट्रू पॉजिटिव है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए टेस्ट में ना कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ गलती हो गई है टेस्ट में, कुछ एरर, कुछ उल्टा सीधा टेस्ट कर दिया है इन्होंने। इंसान को पॉजिटिव तो बता रहा है रिजल्ट, लेकिन एक्चुअली इंसान पॉजिटिव नहीं है। इंसान को सिंपल सर्दी खांसी हुई थी, उसको जबरदस्ती गलत सलत टेस्ट करके उसको बोल रहा है तुम भैया कोविड में पॉजिटिव हो, जबकि वो पॉजिटिव है ही नहीं। इसे कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव। पॉजिटिव तो दिखा रहा है लेकिन गलत दिखा रहा है, गलत है, इट्स रॉन्ग। इसे कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव। ट्रू पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव आ रहा है, सही में पॉजिटिव था, पॉजिटिव आ रहा है। फॉल्स पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव दिखा तो रहा है टेस्ट में, एक्चुअली नहीं है वो पॉजिटिव, गलत आ रहा है। उसी प्रकार से अगर आप नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है, एक तो तरीका है ट्रू नेगेटिव, सही में नेगेटिव था और नेगेटिव रिजल्ट भी आया है। और एक हो सकता है फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव मतलब नेगेटिव आ तो रहा है, एक्चुअली नेगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव होगा, वो नेगेटिव नहीं है, दिखा रहा है नेगेटिव लेकिन है नहीं। तो ट्रू पॉजिटिव मतलब सही पॉजिटिव, फॉल्स ट्रू नेगेटिव मतलब सही नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव मतलब गलत। तो एक्यूरेसी का अगर आप फॉर्मूला देखें बहुत क्लियरली समझ पाएंगे कि एक्यूरेसी का फॉर्मूला ऐसा क्यों है, क्लियरली देखिए ना। तो एक्यूरेसी का फॉर्मूला क्या है, ऊपर ट्रू ट्रू है, ट्रू ट्रू मतलब सही, एक्यूरेसी क्या है, सही कितना है, ट्रू ट्रू मतलब सही। नीचे क्या है, ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव, ट्रू तो है ही प्लस फॉल्स भी है, तो ट्रू डिवाइडेड बाई ट्रू प्लस फॉल्स इंटू 100 कर दो, आपको एक्यूरेसी मिल जाएगी। एक एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कोविड का ही टेस्ट हो रहा है, ठीक है। 100 टेस्ट में से 100 टेस्ट में से लेट अस से 90 टेस्ट का रिजल्ट सही सही आ रहा है। जो पॉजिटिव है उसको टेस्ट पॉजिटिव बोल रहा है, जो पॉजिटिव है उसको टेस्ट पॉजिटिव बोल रहा है, जो नेगेटिव है टेस्ट उसको नेगेटिव बोल रहा है। कितने बार, 100 में से 90 बार। तो इसकी एक्यूरेसी कितनी हो गई, 90/100, दैट इज 90%। 90% क्या हो गई इसकी एक्यूरेसी हो गई, 90% क्या हो गई इसकी एक्यूरेसी हो गई। 10 टाइम्स लेकिन 10 बार 100 में से गलती कर दे रहा है टेस्ट, मतलब जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव बोल दे रहा है और जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बोल दे रहा है। मतलब 10/100 मतलब क्या है, 10%। 10% क्या है उसकी, 10% है उसका एरर। तो 100% क्या है, 100 में से 90% एक्यूरेसी है, 10% इसका एरर है। तो जनरली हम एक फॉर्मूला हमें देखते हैं हम लोग, एक्यूरेसी जो होती है, एक्यूरेसी इज इक्वल टू 100 माइनस एरर परसेंटेज। 100 माइनस एरर का परसेंटेज, जो भी एरर परसेंटेज को 100 से माइनस कीजिए वो आपको एक्यूरेसी दे देगा। अगर एरर 10% है, 10% का एरर है, तो 100 - 10 कितना होता है भाई, 100 - 10, दिस इज 1। 100 - 10 कितना होता है, 90%। अगर एरर 10% तो एक्यूरेसी 90%, तो दिस इज एक्यूरेसी। हम हमेशा चाहते हैं हमारी एक्यूरेसी ज्यादा हो, मीन स्क्वायर एरर कम हो, इटरेशंस भी कम हो। इटरेशंस टू कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस मतलब जब एरर स्टेबल हो जाता है, ये जो एरर जाके यहाँ पे मान लो अगर स्टेबल हो जा रहा है, इसे हम कहते हैं कन्वर्जेंस। तो हम चाहते हैं इटरेशंस कम हो क्योंकि टाइम कम लगे हमें, एक्यूरेसी ज्यादा हो और एरर कम हो। सो दिस इज बेसिकली हाउ वी ट्रेन अ न्यूरल नेटवर्क।